नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम उपसेय संयोजन यौगिकों में बंधन के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें नंबर 1 सिद्धांत संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम वीपीटी को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। अभी तक हमने वीपीटी को डिटेल से पढ़ लिया है। इस लेक्चर में मैं आपको संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर विभिन्न संकुल यौगिकों की ज्यामिति, चुंबकीय गुण व संकरण के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा। अब देखो, संयोजकता बंध सिद्धांत के बेसिस पर जो जनरल क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ इस प्रकार बनते हैं। जैसे संकुल यौगिक की ज्यामिति क्या होगी, अष्टफलकीय होगी, चतुष्फलकीय होगी या वर्ग समतलीय। यदि समन्वय संख्या 6 है तो संकरण sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। संकुल यौगिक बाह्य कक्षक संकुल बनेगा या अंत्य कक्षक संकुल बनेगा। समन्वय संख्या यदि 4 है तो संरचना चतुष्फलकीय होगी या वर्ग समतलीय। संकरण sp3 होगा या dsp2। तो इस प्रकार के कुछ जनरल क्वेश्चन बनते हैं। इस वीडियो के एंड तक इन सभी क्वेश्चनों को हम 1 बाय 1 एग्जाम्पल के साथ सॉल्व आउट करेंगे। तो हम ले रहे हैं वीपीटी के बेस पर विभिन्न प्रकार के संकुल यौगिक। इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं अष्टफलकीय संकुल। अष्टफलकीय संकुल में समन्वय संख्या कितनी होती है? तो यहां पर सेंट्रल बैंड एटम की समन्वय संख्या होती है 6 और समन्वय संख्या जब 6 होगी तो यहां पर 2 पॉसिबिलिटी है, sp3d2 संकरण या d2sp3। अब देखो, इसको हम अलग अलग एग्जाम्पल से यहां पर कंसीडर कर रहे हैं। अष्टफलकीय में हम सबसे पहले ले रहे हैं CONH3 6 वैलेंसी प्लस हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। मैं यहां पर आपके जर्नल आईडी के लिए लिख देता हूं, ये आपको पता होनी चाहिए। पर्पल लिगेंड, इसमें CO CN NO2 NH3 और पीवाई। और जो दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड, दुर्बल लिगेंड में अपने पास हो जाएगा क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और वाटर। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पर्पल लिगेंड वे लिगेंड होते हैं जो धातु के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं, और वह लिगेंड जो धातु के आंतरिक डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाते, वो होते हैं दुर्बल लिगेंड। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अपने यहाँ पर काम आएगा। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर धातु का ऑक्सीकरण ज्ञात करते हैं। उबाल है मेटल, इसको हम मान लेते हैं X प्लस। NH3 6 है, उदासीन लिगेंड होता है अमोनिया, तो NH3 उदासीन लिगेंड है तो इसका ऑक्सीकरण 0। टोटल कितना है? टोटल के ऊपर लिखा हुआ है +3। तो यानी यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीकरण हो गया +3। ठीक है, अब बात करते हैं कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन के बाद D में 7 और 4s में 2। 27 पे होता है, 26 पर आयरन, 27 पर कोबाल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट +2 का क्या होगा? क्योंकि +3, क्योंकि यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या +3 है। +3 का सीधा सा मतलब है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे क्योंकि पहले पाया था S से, उसके बाद D से। 2 यहाँ से निकलेंगे, 1 यहाँ से निकलेगा, तो ये हो जाएगा ऑर्गन के बाद D में 5 हो जाएंगे और 4s आगे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कुछ इस प्रकार है।
कोबाल्ट +3 बराबर ऑर्गन के बाद डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं और ये फॉरेस्ट, ये है 3D और ये 4S। अब देखो 3D में 5 हैं, 5 होंगे या 6 होंगे? 6, 5 नहीं होंगे, 6, क्योंकि 7 है, 2 यहाँ से 1 यहाँ से जाएगा 6। ठीक है, अब 6 इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे? 1 2 3 4 5 और ये छठा, ऐसे बनेंगे। कून के नियम के अनुसार एक एक इलेक्ट्रॉन पहले बंटवारा कर दो, उसके बाद अगर बचता है तो युग्मन कर दो। अब ये तो कोबाल्ट आयन का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। ये जो NH3 है, ये क्या है? NH3 एक पर्पल लिगेंड। तो ये पर्पल लिगेंड क्या होगा? अतः ये है डी इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देता है। जब ये NH3 3 इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेगा तो क्या होगा? देखो, ये अपने कोबाल्ट +3 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ऑर्गन के बाद 3D, डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2 3 4 5 6 कपलिंग हो गई। ये है अपना 3D, 3D के बाद है 4S और 4S के बाद ये आता है 4। यहां पर कुल 6 एमीन है और 6 लॉन पेयर ग्रहण करने के लिए धातु के पास 6 कक्षक खाली होने चाहिए। तो यहां पर अंदर वाले 2 D, तो D2, 1 4S और 3 P, D2sp3, संकरण क्या हो गया? D2sp3। तो यहां पर संकरण हो गया D2sp3। संरचना कैसी हो जाएगी? संरचना तो फिक्स है, अष्टफलक की। अब देखो, चुंबक के गुण की बात करते हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है, एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण यह प्रतिचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा या होता है। अब यहां पर 4p के बाद आता है 4d, धातु के अंदर वाले डी कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं, तो आंतरिक डी कक्षक संकरण में भाग लेने के कारण यह एक बाह्य कक्षक संकुल, सॉरी बाह्य नहीं, अंदर भाग ले रहे हैं ना, अंत्य अंत्य कक्षक संकुल, आंतरिक कक्षक भाग ले रहे हैं, एक कुछ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो स्पिन क्या होगा? निम्न निम्न चक्रण संकुल या चक्रण युग्मित
जो स्पिन है वो कपल्ड है, संकुल होगा। यही हमें जानकारी प्राप्त करनी है। एक तो संकरण क्या है, संरचना क्या है, चुंबकीय गुण और संकुल किस प्रकार का होगा। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट हुआ होगा कि ये हमने संकरण कैसे निकाला। ये हमने नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया था कि यदि आपको 3D श्रेणी याद नहीं है तो आपको नेक्स्ट चैप्टर, यानी ये वाला चैप्टर डी और एफ लोग जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको यही कहा था कि अगर आपको 3D श्रेणी भी याद नहीं है तो आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला टॉपिक या पूरा पूरा चैप्टर समझने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर हमने कोबाल्ट का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया, फिर हमने इस संकुल में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था निकाली जो कितनी है +3। तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। इलेक्ट्रॉन जब भी निकलते हैं तो पहले बाइट हम एस से फिर आंतरिक डी से निकलेंगे, फिर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो गया। NH3 जो है ये पर्पल क्षेत्र लिगेंड है और पर्पल क्षेत्र लिगेंड होने के कारण डी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देगा। तो ये जो खाली जगह है यहाँ पर कुल 6 कक्षक की जरूरत है और 6 कक्षक हमें उपलब्ध हो रहे हैं। यहाँ पर ये रिक्त कक्षकों में NH3 से एकांक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उप संयोजक बंध से जुड़ जाएगा। अब क्योंकि संकरण में अंदर वाले 2 डी कक्षक भाग ले रहे हैं तो 2 के लिए D2, फिर बाई वाला एक S और 3 भी D2sp3। टोटल कक्षक कितना हो गए 2 1 3 और 3 6 चाहिए। तो संकरण हो गया D2sp3, संरचना होगी अष्टकोणीय की। अब देखो संरचना कैसे होगी, सेंटर में कोबाल्ट है, 4 NH3 एक प्लेन में जुड़े हुए होंगे और 2 ऊपर और नीचे। ये पहला NH3, ये दूसरा, ये तीसरा NH3, ये चौथा। इस प्रकार 6 NH3 अष्टफलकीय संरचना में जुड़े रहेंगे। इनको अगर हम मिलाएं डॉट लाइन से तो हमें 8 फलक वाली स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। ऊपर साथ लगता है +3। तो ये हमने अष्टफलकीय में एक एग्जाम्पल लिया हेक्साएमिन कोबाल्ट थर्ड का। सेकंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं COF6 चार्ज -3 हेक्साफ्लोरिडो कोबाल्टेट थर्ड। नेगेटिव वाला है तो कोबाल्टेट ही आएगा। अब देखो सबसे पहले हम इसमें बात कर रहे हैं कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण ज्ञात करने के लिए कोबाल्ट X+ 6 फ्लोराइड है, एक फ्लोराइड का होता है -1 तो 6 का हो जाएगा -6। टोटल कितना है -3 तो लिखा हुआ है। ये -6 बराबर को साइड जाएंगे तो प्लस के 6 हो जाएगा X बराबर +6 पहले -3 है और कितना हो जाएगा ऑक्सीकरण +3। तो यहाँ पर इस संकुल आयन में कोबाल्ट का ऑक्सीकरण है +3। अब बात करते हैं कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। कोबाल्ट होता है ऑर्गन के बाद 3d7 और H2 सेम ही है। चेंज क्या किया है, यहाँ मैंने पर्पल लिगेंड लिया है, यहाँ पर डबल लिगेंड, सॉरी हाँ वहां पर पर्पल लिगेंड लिया है, यहाँ पर डबल लिया है। अब देखो ये तो बात हुई कोबाल्ट की। कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 3d6 और H2, यानी कुछ ऐसे। अगर इसको हम कॉलम रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं तो कुछ ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4। ये 3D, उसके बाद क्या है 4s, 4s के बाद में 4p और 4p के बाद में कौन आएगा 4p। अब देखो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 है तो हम ऐसे ही भरेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखो ये जो फ्लोराइड है ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, इसीलिए डी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाएगा। युग्मन नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, एक NH3 यहाँ जुड़ेगा, NH3 यहाँ F है ना, एक ही
क्लोराइड यहाँ दे, एक इसमें लोन पेयर देगा, एक यहाँ, एक यहाँ, 1 2 3 4, एक यहाँ 5, एक यहाँ 6। तो संकरण क्या हो गया, पहले एस 3p और बी, संकरण हो गया डी, सॉरी sp3d2। यहाँ पर बाह्य डी कक्षक भाग ले रहे हैं, तो बाह्य कक्षक संकुल इलेक्ट्रॉन है, उच्च चक्रण संकुल या चक्रण मुक्त संकुल बनेगा। संकरण क्या हो जाएगा, sp3d2, इसका क्या है d2sp3। ये भी आप ध्यान रखें, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि sp3d2 या d2sp3 क्या है, तो यही फर्क है। ये ध्रुवल क्षेत्र लिगेंड है, आंतरिक डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाएगा, तो संकरण में बाह्यतम डी कक्षक 4d कक्षक के भाग ले रहे हैं, अंदर वाले भाग लेते हैं तो अंत्य होता, बाहर वाले डी कक्षक भाग ले रहे हैं तो क्या होगा, बाह्य कक्षक संकुल। तो इसमें मेंशन कर देता हूं, क्लोराइड एक दुर्बल लिगेंड होने के कारण डी इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करता। यहां पर ए युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4। तो ए युग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण संकुल कैसा होगा, संकुल अनुचुंबकीय होगा। यदि हेक्साफ्लोरिडो कोबाल्टेट थर्ड में हम कोबाल्ट का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना चाहें, तो यहां पर म्यू बराबर होता है n+2 का रूट। n एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4। एक युग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन अकेले हैं, ये दोनों जोड़े में हैं, ये तो युग्मित है, तो एक युग्मित कितना है 4, तो 4 4+2, 4+2 6, 6 को 4 से गुणा किया कितना हो गया, तो 24, रूट 24, लगभग 4.83 मोल मैग्नेट। इसका मैंने बताया था कि मैं एग्जाम्पल करूंगा, आपको बताऊंगा चुंबकीय आघूर्ण कैसे ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार हम संकुल यौगिकों का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, संकरण में बाह्य डी कक्षक भाग ले रहे हैं, तो संकरण में बाह्य डी कक्षक भाग लेने के कारण यह बाह्य कक्षक संकुल इसमें नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो उच्च चक्रण संकुल या इसमें जो कपल्ड नहीं है, फ्री है, इसको बोलेंगे चक्रण मुक्त संकुल होगा। लेकिन नीड नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूं, संकरण क्या होगा, इस संकुल का संकरण होगा sp3d2। और संरचना कैसे होगी, संरचना होगी अष्टफलक की। अब ये अष्टफलक की संरचना कैसे बनेगी, तो यहां बना देता हूं पास में ही। ये कोबाल्ट, पहला क्लोराइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कुछ इसको जुड़े रहेंगे। इनको जब हम मिलाएंगे तो 8 फलक वाली संरचना मिलेगी।
और संरचना हो जाएगी अष्टफलकीय। 4 माइनस 3। तो यहां पर हमने अष्टफलकीय संकुलों में दो प्रकार के संकुल यौगिक किए। एक वह संकुल यौगिक जिसमें धातु से जुड़ा हुआ लिगेंड प्रबल है, एक वह संकुल यौगिक जिसमें धातु से जुड़ा हुआ लिगेंड दुर्बल है। यदि प्रबल क्षेत्र लिगेंड होंगे तो ये आंतरिक डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देंगे और अंदर वाले डी कक्षक संकरण में भाग लेंगे। परिणाम स्वरूप निम्न चक्रण संकुल अंत्य कक्षक संकुल बनेगा। लेकिन यदि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो ये आंतरिक डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाएगा, संकरण में बाह्य डी कक्षक भाग लेंगे तो बाह्य कक्षक संकुल उच्च चक्रण संकुल बनेगा और संकरण हो जाएगा sp3d2 और इसमें क्या होगा d2sp3। बॉडी करते हैं। अब हम ले रहे हैं दूसरे टाइप के जो संकुल हैं, वो है समन्वय संख्या 6 वाले हमने ले ली है, समन्वय संख्या 4। और समन्वय संख्या 4 में हम ले रहे हैं चतुष्फलकीय संकुल। इनमें समन्वय संख्या कितनी होगी? 4। समन्वय संख्या 4 का मतलब है धातु व लिगेंड के मध्य कुल 4 उपसह संयोजक बंध बनेंगे। इसमें एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं NiCl4 -2। आईपीसी नाम क्या होगा? टेट्रा क्लोरिडो निकलेट सेकेंड। चलो इसकी स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले इसमें हम निकल का ऑक्सीकरण ज्ञात कर लेते हैं। निकल के ज्ञात करना है, निकल का मान लिया x प्लस 4 क्लोराइड है, एक क्लोराइड का -1 तो 4 का कितना होगा? -4। नो डाउट। ओवरऑल लिखना है -2। उदासीन का कुल ऑक्सीकरण 0 होगा, लेकिन ये तो आयन है, ऊपर लिखा हुआ -2 तो टोटल -2 होगा। तो ये -4 बराबर कुछ साइड जाएंगे तो होंगे +4। तो x बराबर +4 -2 ऑलरेडी है, कितना आएगा? +2। तो यहाँ पर निकल की ऑक्सीजन संख्या कितनी है? +2। अब देखो निकल कितने पर होता है बच्चों? ऑर्गन के बाद निकल होता है 28 पर, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 3d8 और h2। इलेक्ट्रॉन विन्यास ऑर्गन का लिख दिया, इसका मतलब ऑर्गन तक लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसके बाद में हमने लिखा है। अब देखो ये तो निकल का है, तो निकल +2 का क्या होगा? निकल +2 हो जाएगा आफ्टर ऑर्गन, ऑर्गन के बाद 3d8 +2 है तो 4s से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, हो जाएगा 4s0। अब देखो इसका कोष्ठक वाला इलेक्ट्रॉन विन्यास लेकिन कैसा होगा? Ni+2 बराबर ऑर्गन के बाद ये अपना 3d 1 2 3 और ये 3d के बाद कौन है? 3d के बाद 4s, 4s के बाद कौन है? 4 4s और 4 भी खाली है, बड़ा वाला कौन है? 3d। अब देखो 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 हम भर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो क्लोराइड है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, मैंने आपको बताया था। तो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होने के कारण देखो क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और वाटर, ये सारे के सारे क्या है? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। ये आंतरिक डी कक्षक इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करेगा। हमें कितना चाहिए? 4 कक्षक चाहिए। एक तो भाग लेगा s, एक सी यहाँ जुड़ेगा, एक क्लोराइड यहाँ लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा। तो 4 जो क्लोराइड हैं जो लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं धातु को, उनको यहाँ पर अतिव्यापन के लिए 4 कक्षकों की आवश्यकता है और 4 कक्षक उपलब्ध हो गए, S और बाद वाले 3 P। संकरण क्या हो गया? sp3। और संकरण जब sp3 होता है तो संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूं क्लोराइड कैसा लिगेंड है? दुर्बल लिगेंड। क्लोराइड दुर्बल लिगेंड
होने के कारण डी इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करता। नेक्स्ट, संक्रमण क्या होगा? मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को और भी डाउट है। संक्रमण ज्ञात करना इजी है। हमें 4 कक्षक चाहिए, डी तो खाली नहीं है। वही कक्षक लिगेंड से लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रेड करके बंद बनाएंगे जो खाली है। अब इनमें ऐसा नहीं कि एक एक इलेक्ट्रॉन की जगह तो यहाँ पर दो, नहीं, बिल्कुल खाली हमें चाहिए। तो 3D के बाद 4s 4p खाली है, हमें 4 ही चाहिए जो 4 ही काम आएंगे। कोई कहेगा इसके बाद 4d है तो है, वो अपने काम में नहीं आ रहा। तो संक्रमण क्या होगा? sp3। जब संक्रमण sp3 होता है तो संरचना कैसी होगी? चतुष्फलक। बंद कौन? तो वीपीटी में हमने ये पढ़ा था कि यदि हमें किसी संकुल यौगिक का संकरण ज्ञात है तो हम ज्यामिति, बंद कोण और चुंबकीय गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। वही कर रहे हैं। संकरण sp3 है तो संरचना चतुष्फलक की होगी, बंद कोण होगा 109 डिग्री 28 मिनट। अब देखो कैसा संकुल होगा ये? बाह्यकक्षीय होगा, क्योंकि अंदर वाले डी से भाग नहीं ले रहे। ये है बाह्य कक्षक या उच्च चक्रण या चक्रण मुक्त संकुल। क्योंकि अंदर वाले डी कक्षक भाग ले रहे हैं, अंदर वाले डी कक्षक भाग लेते तब अंत्य कक्षक होगा, नहीं ले रहे तो बाह्य कक्षक संकुल होगा। अब इसके पास युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो कितनी है, एक और दो युग्मित इलेक्ट्रॉन है। युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण कैसा होगा? ये है पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय होगा। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो यौगिक कैसा होगा? अनुचुंबकीय। तो यहां पर किसी को कुछ डाउट नहीं है, संरचना बनाते हैं। तो ये निकल सेंटर, ये पहला क्लोरीन, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो जिस पर इनको जब मिलाएंगे तो संरचना कैसे बनेगी? चतुष्फलक की। 4 अलग बनेंगे, बंद कोण कितना होगा? 109 डिग्री। और चार्ज कितना है? दिया, क्योंकि चार्ज है तो स्ट्रिक से बना के कोण में 2 लाइनें खींच दी और ऊपर लिख दिया -3। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें ओवरऑल चार्ज कितना है? -3। सॉरी -3 नहीं है, कितना है? माइनस। ठीक है। तो टेट्राक्लोरिडोल निकलेट सेकंड एक बाह्य कक्षक संकुल होगा, ये अनुचुंबकीय होगा और संरचना चतुष्फलक की होगी, संकरण sp3 होगा, बंद कोण 109 डिग्री। ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता दूसरा एग्जाम्पल है NiCO4। इसका यूपीएससी नाम होगा टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। यदि धातु परमाणु केवल कार्बोनिल से जुड़ा है तो उसका ऑक्सीजन अंक कितना होता है? 0। चलो निकल का सीधा इलेक्ट्रॉन विन्यास लेते हैं। निकल बराबर ऑर्गन के बाद 3D में 8 28 होता है, 4s में 2। ठीक है। अब इसका ब्रैकेट वाला इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं और निकल बराबर ऑर्गन के बाद 1 2 3 4 3D 4s 4। 3D में कितने हैं? 8 बढ़ते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8। एक एक इलेक्ट्रॉन का युग्मन, सॉरी एक एक इलेक्ट्रॉन का वितरण करने के बाद युग्मन करना है। ऐसा नहीं 8 आप शुरू में कर लो तो लास्ट में खाली रह जाए, नहीं, पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करो, फिर बच जाए तो युग्मन करो, ताकि गलती नहीं हो। आप अगर डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या गलत निकलेगी। और इसमें कितना है? अब जो कार्बोनिल है ये एक पर्पल क्षेत्र लिगेंड होता है, परिणाम स्वरूप ये 4s कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को पुनर्विन्यासित कर देगा, और पुनर्विन्यासित होने के कारण 4s कक्षक के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? 3D। तो मैं ये लिख रहा हूं, कार्बोनिल एक पर्पल लिगेंड होने के कारण ये है 4s कक्षक के इलेक्ट्रॉन को, ई माइनस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को पुनर्विन्यासित कर देगा। तो 4s कक्षक के इलेक्ट्रॉन पुनर्विन्यासित होकर कहाँ आएंगे? 3D। उस कंडीशन में देखो क्या होगा, उस कंडीशन में हो जाएगा निकल बराबर ऑर्गन के बाद 3D 4s 4p। तो निकल में ये 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक इसके साथ जोड़ा बनाएगा, एक इसके साथ जोड़ा बनाएगा, यानी 8 में कितना हो जाएगी? 10। 2 2 4 6 2 8 10। यानी अंदर वाले डी कक्षक भाग लेने से रहे, तो अब हमें चाहिए 4 कक्षक खाली। तो एक कार्बन जुड़ेगा यहाँ पर, दूसरा कार्बन जुड़ेगा इस 4p में, तीसरा भी 4p में, और चौथा कार्बन भी 4p में जुड़ेगा। क्योंकि मैंने शुरू में आप लोगों को बताया है, लिगेंड से बंध बनाने के लिए रिक्त कक्षक धातु के पास होने चाहिए। 4 लिगेंड है तो 4 रिक्त कक्षक इसके पास है, तो कुल मिलाकर एक S और 3 की भाग ले रहे हैं, तो संतुलन क्या हो गया? sp3। इसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, संतुलन हो गया। ये थोड़ा स्पेशल केस है, इसको ध्यानपूर्वक आप नोट करेंगे। यहाँ पर कार्बोनिल परमाणु लिगेंड है, ये डी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर रहा, ये 4s कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को पुनर्विन्यासित कर रहा है। युग्मन अगर होता तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता, लेकिन 4s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर रहा है? 4s कक्षक के इलेक्ट्रॉन को पुनर्विन्यासित कर रहा है, और पुनर्विन्यासित होने के कारण 4s का कक्षक कहाँ जा रहे हैं? 3D। तो संकरण sp3 संरचना चतुष्फलक की फिर बॉन्ड एंगल वही है 109 डिग्री। ठीक है, इसमें क्या भाग ले रहा है? बाह्य कक्षक भाग ले रहे हैं, तो ये बाह्य कक्षक संकुल होगा। लेकिन इसके पास देखो, क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, तो ये चक्रण फिर नहीं होगा, चक्रण युग्मित संकुल। क्या इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल भी नहीं है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न होने के कारण ये कैसे होगा? ये है प्रतिचुंबकीय होगा। संरचना बनाने चाहें तो संरचना बना लो। देखो, सेंटर में निकल, 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, चतुष्फलक की संरचना में कुछ ऐसे,
पहला कार्बोनिल, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है, ये कार्बोनिल है लेकिन ये क्या है, कोबाल्ट। कार्बोनिल में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों बड़े हैं, यदि पहला कार्बन बड़ा और ऑक्सीजन छोटा तो वो कोबाल्ट हो जाएगा। तो आपको लिखते समय ध्यान रखना है, कई बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, सर हमने इसलिए लिख दिया फिर तो, लेकिन है कार्बोनिल। आपके मानने से नहीं होगा, कार्बोनिल बनाने तो आपको कार्बन और ऑक्सीजन को बराबर बड़े ही लिखने पड़ेंगे। कार्बन बड़ा ऑक्सीजन छोटा होते ही कार्बोनिल नहीं था, वो क्या हो गया, कोबाल्ट। इनको मिला नहीं था। तो छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो कई बार मुश्किल पैदा करती है, इसलिए आप इससे ध्यान रखें। संरचना कैसे होगी, चतुष्फलक। तो हमने चतुष्फलक की संरचना में दो कॉम्प्लेक्स लिए, NaCl4 और NaCO4। इसमें दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है भाई, तो फिर संकुल होगा, अनुचुंबकीय होगा, उच्च चक्रण संकुल होगा। इसमें एलिक्विड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये प्रतिचुंबकीय होगा। सारी बात ध्यान में। अब बोर्ड इरेज करके लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम लेते हैं लास्ट एग्जाम्पल, समन्वय संख्या 4 में ही लास्ट लेते हैं, और वो है वर्ग समतली। इस पर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और इसमें समन्वय संख्या कितनी होगी, 4। समन्वय संख्या 4 में दो प्रकार की संरचनाएं संभव है, वर्ग समतलीय और चतुष्फलकीय। संकर्ण sp3 है तो चतुष्फलकीय, और अगर dsp2 है तो संरचना कैसे होगी, वर्ग समतलीय। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं NiCN4-2। आईपीसी नाम होगा टेट्रा साइनिडो निकलेट सेकेंड। सबसे पहले हम इसमें निकल की ऑक्सीजन संख्या याद करते हैं, निकल X प्लस 4 साइनाइड है, एक साइनाइड का -1 तो 4 का -4। टोटल ऑक्सीजन कितना है इसका, -2। माइनस के 4 बराबर किस साइड आएंगे, प्लस के 4, -2 है ऑलरेडी, ऑक्सीजन होगा प्लस। अब देखो निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन के बाद 3D में 8 और इसमें 28 होता है। निकल +2 का क्या होगा, देखो ये निकल का इलेक्ट्रॉन विन्यास है, +2 का चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल जाएंगे, ये हो जाएगा ऑर्गन के बाद 3D में और इसमें 0। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये किस प्रकार हो जाएगा, देखो अगर इसको हम पोस्टर के रूप में लिख रहे हैं Na+2 बराबर हो जाएगा ऑर्गन के बाद 3D 1 2 3, ये 3D, इसके बाद ये बोरेस, और बोरेस के बाद कौन है, अब 3D में इलेक्ट्रॉन भरने में 8 वैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों खाली है बोरेस पर भी। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, ये जो साइनाइड है ये पर्पल से लिगेंड है, इसीलिए निकल के डी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देगा, इसी लाइन में यहाँ मेंशन कर रहा हूं। साइनाइड एक पर्पल लिगेंड है, अतः ये डी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है। तो जब डी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेगा तब क्या होगा, देखो निकल +2 का विन्यास होगा ऑर्गन के बाद 3D, फिर बोरेस, फिर बोर, युग्मन करो 8 इलेक्ट्रॉनों का,
1 2 3 4 5 6 7 8, बस एक डी कक्षा खाली है अंदर वाला। हमें 4 साइनाइड के लिए 4 जगह खाली चाहिए, तो एक साइनाइड यहाँ लोन पर इलेक्ट्रॉन देगा, एक यहाँ देगा, एक देगा यहाँ 3, एक देगा यहाँ 4। अब जबरदस्ती इसको साथ में नहीं लेना है, क्योंकि हमें 4 कक्षा की चाहिए, 4 कक्षा हो गए, इसको जबरदस्ती साथ नहीं लेना। तो संकरण क्या हो जाएगा, देखो अंदर वाला डी, एक एस और संकरण हो गया डी एस पी। इसी को मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि इस कॉम्प्लेक्स में संकरण हो गया निकल का डीएसपी, क्योंकि डी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा, तो एक अंदर वाला डी, एक बाहर वाला एस और बाहर वाला 2 पी, ये भाग लेंगे। और जब संकरण DsP2 होता है तो संरचना की कैसी होती है, संरचना हो सकती है वर्ग संकरण। युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे युग्मित है, युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, या इसको ऐसे कर सकते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये कैसा होगा, ये है अर्धचुंबकीय। अब देखो अगला, यहां पर अंदर वाले डी कक्षक बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, तो आंतरिक डी कक्षक संकरण में भाग लेने के कारण यह अंत्य कक्षक संकुल या युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, निम्न चक्रण संकुल या चक्रण युग्मित संकुल होगा, ये इसकी कहानी। तो अभी तक हमने देखो एग्जाम्पल जो कंसीडर किए हैं, वो एक हमने लिया है COF6 -3, एक हमने लिया था CONH36 +3, इसका संकरण होगा sp3d2, इसका होगा d2s। अरे बात ध्यान में, ये अनुचुंबकीय होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो कैसा होगा, अर्धचुंबकीय। फिर ये बनाएगा बाह्य कक्षक संकुल और ये बनाएगा अंत्य कक्षक संकुल। 2 एग्जाम्पल हमने लिए, और 2 एग्जाम्पल जो हमने लिए हैं वो लिए हैं, एक लिया है NaCl4 -2, एक लिया है NiCO4। ये कैसा होगा, संकरण होगा sp3, इसमें भी संकरण क्या होगा sp3, दोनों की संरचना कैसी होगी, चतुष्फलक। लेकिन फर्क क्या होगा, ये वाला जो है NiCl4 ये होगा अनुचुंबकीय, और ये NiCO4 है ये होगा प्रतिचुंबकीय। तो ये मैंने जो 4 कॉम्प्लेक्स अभी तक पढ़ाए हैं उनको मैंने ब्रीफ में लिखा है, ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो एक ये NiCl4, ये
अंतःकक्षीय संकुल, प्रतिचुंबकीय और संकुल कैसा होगा, DsP2 संरचना वर्ग संकुल। इन्हीं दोनों की चतुष्फलकीय इनकी क्या है, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलक। तो ये हमने VPT की सहायता से कुल 5 कॉम्प्लेक्स को डिटेल से समझा। अब अपने VPT में लास्ट टॉपिक बचता है और वो है लिमिटेशन ऑफ VPT की सीमा। देखो VPT हमारे लिए नो डाउट बहुत ज्यादा यूजफुल है, लेकिन जब लिमिट की बात करते हैं तो कुछ इसकी लिमिटेशन है, कमियां बोल रहे हैं, सीमाएं बोल रहे हैं। इसको सीमाओं से दिक्कत है, लेकिन सीमाएं हटा दी है, इसमें कमी है। इसकी सबसे पहली कमी ये है कि ये संकुल यौगिकों के रंग और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं देता कि रंगीन क्यों होते हैं, रंगहीन क्यों होते हैं। तो नंबर 1 यह है संकुल यौगिकों के रंग व इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की जानकारी नहीं देता। इससे हमें ना तो संकुल यौगिकों के रंग और ना ही इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सेकेंड, ये संकुल यौगिकों के गतिक व ऊष्मागतिक स्थायित्व की जानकारी नहीं देता है कि संकुल यौगिक किस प्रकार काइनेटिकली और थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, लेकिन क्यों है इसकी जानकारी इसके पास नहीं है। तो ये है संकुल यौगिक। अब संकुल यौगिक है, ऑक्सीजन यौगिक है, यही बात है कि गतिक ऊष्मागतिक स्थायित्व स्टेबल होते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाता है क्यों होते हैं। तो स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। ये संकुल यौगिकों के चुंबकीय गुण की मात्रात्मक व्याख्या नहीं करता। तो ये है संकुलों के चुंबकीय गुण की मात्रात्मक व्याख्या नहीं करता। अब देखो ये जरूर बताता है कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड डी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड डी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाता। लेकिन ये नहीं बताता कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड कौन से हैं और क्यों हैं, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड दुर्बल क्षेत्र प्रभाव क्यों दर्शाते हैं। इन शॉर्ट यदि मैं कहना चाहूं तो ये प्रबल व दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के मध्य स्पष्ट विभेदन नहीं कर पाता है। तो ये है प्रबल व दुर्बल लिगेंड की व्याख्या। आप ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे समझो कि ये इस बारे में कोई जानकारी नहीं देता कि जो लिगेंड है वो प्रबल क्षेत्र क्यों है, दुर्बल क्षेत्र क्यों है। तो ये प्रबल और दुर्बल लिगेंड की व्याख्या नहीं करता। लास्ट इस थ्योरी की लिमिटेशन ये है कि इस थ्योरी द्वारा हमें ये जानकारी नहीं मिलती कि समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक किस प्रकार चतुष्फलकीय व वर्ग समतलीय संरचना रखते हैं। तो नंबर 5
समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक की या यौगिक को गलत है, यौगिकों की वर्ग समतलीय when two systems कौन सी है? चतुष्फलकीय संरचना की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता। तो ये कुछ इस वीबीटी की लिमिटेशन है, और यहां पर अपने वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाला टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।